हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं या अपकमिंग एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ में वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, तो फटाफट इस सेशन को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड? 15th जनवरी 1963, 10th अप्रैल 1965, 10th मई 1963 एंड 13th जून 1967। बेसिकली इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकता है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन की भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम वीडियो को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ उसके बारे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 10th मई 1963। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10th मई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? तो इसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द प्रेसिडेंट। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, ऑन 7 जून, याद रखिए 7 जून 1955 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय राजेंद्र प्रसाद, अपॉइंट किया गया था बाय राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे वह बीजी खेर थे, बाला साहेब गंगाधर खेर, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ बॉम्बे स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक और ये फैक्ट है यहाँ पे। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 344 क्लॉज 1 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये भी आप याद रखिए यहाँ पे। 7 जून 1955 अंडर आर्टिकल 344 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया बीजी खेर को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बाला साहेब गंगाधर खेर। सो ऑप्शन नंबर सी बीजी खेर इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस? तो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 14th लैंग्वेज थी, ठीक है, जिसको एट प्रेजेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी टोटल 14 से जो है तो यह स्टेटस कितना हो गया है? दैट इज़ 22, ठीक है। और 22 की अगर बात करें तो 22 की जो जर्नी हुई है वह कैसे हुआ है? तो सबसे पहले आप याद रखें, 21st अमेंडमेंट हुआ। 21st अमेंडमेंट दैट इज़ इन 1967 के अंदर, 1967 के अंदर 21st अमेंडमेंट के तहत सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया। किसको? सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद फिर 71st अमेंडमेंट हुआ इन द ईयर 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, और इसमें 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, दैट इज़ कोंकणी, मणिपुरी और कोंकणी को ऐड किया गया, मणिपुरी को ऐड किया गया और नेपाली को ऐड किया गया। तो नेपाली अगर पूछता है एग्जाम में आपको कि कब ऐड किया गया, तो 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया। फिर थर्ड टाइम अगर बात करें यहाँ पे, तो थर्ड नंबर पे जो एडिशन हुआ वह है 92nd, ठीक है, 92nd। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे नंबर 21 और 71, तो इसका जो एडिशन आएगा दैट इज़ 92nd। और यह 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 बोला गया, और यह इन्फोर्स हुआ इन द ईयर 2004 से, इन द ईयर 2004 से यह इफेक्ट में आया। और इसके तहत 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, दैट इज़ व्हाट इज़ बोडो, डोंगरी, ठीक है, और मैथिली और संथाली। तो इस तरह से 14 लैंग्वेजेस से जो 22 लैंग्वेजेस का सफ़र है वह इस तरह से तय किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ 22, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो वो अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें यहाँ पे, तो 8th शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976? आपको याद रखना है यहाँ पे 1976 रूल,
ठीक है। रूल नंबर 1976 को फ्रेम किया गया किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके लिए सहारा किसका लिया गया? सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 किसका? दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 यह पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू मेक द रूल्स रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सेक्शन 8 याद रखिएगा आप, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का। और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 को फ्रेम किया गया, ठीक है। इसके तहत अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको इसको जो है तो सबसे फर्स्ट टाइम गजट जो है ऑफिशियल गजट इंडिया का, उसमें पब्लिश किया गया ऑन द डेट 17 जुलाई 1976। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे आप 10 मई 1963 याद रखते हैं, 10 मई 1963, उसी तरह ये डेट भी क्रूशियल डेट है, ये डेट भी याद रखिएगा, 17 जुलाई 1976। इसको फर्स्ट टाइम जो है तो इंडिया के ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश किया गया, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो सेकंड नंबर पे संशोधन हुआ, दैट मीन्स अमेंडमेंट हुआ, वह 24 ऑफ अक्टूबर 1987 को अमेंड हुआ। यह फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ इसमें 24 अक्टूबर 1987 को, ठीक है। और सेकंड टाइम में इसका जो अमेंडमेंट हुआ वह 3rd ऑफ अगस्त 2007 को, 3rd ऑफ अगस्त 2007 को इसमें सेकेंड टाइम अमेंडमेंट हुआ। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? सेक्शन 8 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का यूज़ करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 बनाया। और इस केस में 17 जुलाई 1976 को इसको जो है तो गजट में पब्लिश किया गया, ठीक है। और इसका फर्स्ट अमेंडमेंट 24 अक्टूबर 1987 या इन द ईयर 1987 और 3rd अगस्त 2007 को किया गया, ठीक है। तो 3 ईयर आपको याद रखना है, 76 तो याद ही रहेगा, 87 और 2007, ठीक है। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसको अमेंड करने का जो है तो एक बार और अमेंड किया जा चुका है, दैट इज़ इन द ईयर 2011 के अंदर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में अगर कोई पूछता है कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, तो इसके अंदर 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। 3 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। इन द ईयर 1987 फर्स्ट टाइम, इन द ईयर 2007 सेकंड टाइम, इन द ईयर 2011 थर्ड टाइम। तो इसका फर्स्ट अमेंडमेंट पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इन द ईयर 1987 इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देयर इज अ प्रोविजन टू गिव अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग टू एम्प्लॉय इन विच लैंग्वेजेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बात की जा रही है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो या चाहे वो कोई अप्लीकेशन हो या चाहे कोई रिप्रेजेंटेशन हो या चाहे कोई अपील हो, तो उसको हमेशा हिंदी और इंग्लिश में देना अनिवार्य होता है, या फिर जिसमें एम्प्लॉय सुइटेबल हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश, ओके, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें रूल की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 का जो रूल नंबर 7(1) है, रूल 7(1), यह इसके बारे में रिलेटेड है, ठीक है। कि जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है, उसके तहत जो भी एप्लीकेशंस हो गए, रिप्रेजेंटेशंस हो गए, अपील्स हो गए, इन सब को जो है वह हिंदी और इंग्लिश में देना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच स्कीम इज बीइंग रन फॉर पोएट्री कलेक्शन टू इनकरेज द लिटरेरी टैलेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे बात की जा रही है लिटरेरी टैलेंट को लेके। तो लिटरेरी टैलेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज पोएट्री राइटिंग हो गया, पोएट्री हो गया, ठीक है, जिसको काव्य बोलते हैं, काव्य हो गया, या कोई गज़ल हो गया, ठीक है, गज़ल वगैरह, ठीक है। तो इसकी राइटिंग्स के लिए जो है तो रेलवे कर्मचारी को मैथिली शरण गुप्त अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके तहत जो है तो जो फर्स्ट प्राइज़ होता है पाता है उसको 20,000 रुपये मिलता है, प्लस साइटेशन मिलता है। सेकंड विनर को जो है तो 10,000 रुपीज़ और थर्ड को 7,000 रुपीज़ मिलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, 20,000, 10,000 और 7,000 रुपये, ठीक है। तो इसी के पैरेलल में एक और अवार्ड चलता है या स्कीम चलाया है रेलवेज़ एम्प्लॉई के लिए ही, दैट इज़ द, अगर हम बात करें यहाँ पे कोई
कथा हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, गद्य हो गया। ठीक है, तो कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य, इन सब के लिए जो है, जैसे यहाँ पे पद्य हो गया, पद्य मतलब कविता, लाइक पोएट्री। इसी प्रकार गद्य हो गया, दैट इज कहानी, एकांकी, नाटक। ठीक है, गद्य, कथा, इन सब के लिए जो है तो मुंशी प्रेमचंद अवार्ड स्कीम चलाया है। और इसका जो प्राइस है वह इन सिमिलर टू मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड स्कीम के लिए है, दैट इज 20,000, 10,000 एंड 7,000 रुपीज़। ठीक है, और ये जो अवार्ड है या स्कीम है, यह रेल अधिकारी और रेल कर्मचारी दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसके दोनों पात्र हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हाउ ऑफन इज द मीटिंग ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, टॉलिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉलिक की अगर बात करें यहाँ पे, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो इसका जो मीटिंग होता है वह 1 इन 6 मंथ होता है। ठीक है, दैट इज़, और इस मीटिंग की अगर बात करें तो इसको जो चेयर करते हैं, दैट मीन्स चेयरमैन इसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, तो जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, ठीक है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, या कोई पीएसयू हो गया या कोई बैंक हो गया, जो भी उस टाउन या सिटी में लोकेटेड है, तो उसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर ही इसके जो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉलिक। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, टाउन को अगर हटा दें तो केवल इतना पूछ लेता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी का जो मीटिंग होगा वह 1 इन 3 मंथ होगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कॉलिक, जैसे मैंने अभी बताया आपको टॉलिक के लिए कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होता है, ऑफिसर होता है उस टाउन के अंदर, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस हो या कोई पीएसयू हो या कोई बैंक हो, ठीक है, उस टाउन के अंदर है, तो वह टॉलिक का चेयरमैन होता है। उसी प्रकार कॉलिक एक है, दैट इज सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। इसके जो चेयरमैन होते हैं वह राजभाषा विभाग, बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है, उसके सचिव होते हैं। ये याद रखिए, तो सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज द चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ द कॉलिक, सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया टॉलिक हो गया, दैट इज ऑलिक हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, और एक क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो होती है, ठीक है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक लाइक ऑलिक की तरह ही 4 बार होती है 1 वर्ष के अंदर, दैट मीन्स व्हाट, 1 इन 3 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो वेरी वेरी सिंपल, आप सभी को पता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया है, दैट इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर आपको पता होगा ऑन 14 सितंबर 1949 के अंदर, ठीक है, बेसिकली 2 पर्सन थे जिनका नाम था के एम मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तो बेसिकली गोपाल स्वामी अयंगर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और यह बेसिकली अगर बात करें तो मुंशी अयंगर फार्मूला के तहत जो है तो इसको बनाया गया था कि जो हमारा इंडिया है उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वह हिंदी होगा इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, एक और प्रस्ताव इन्होंने दिया था कि इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स, इंडियन न्यूमरल्स, इसको भी अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 49 के अंदर, मीन्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। तो सेंट्रल हिंदी कमेटी की वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर बात करें सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरपर्सन की, तो इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो चेयरमैन हैं वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, इसके पीएम होते हैं, पीएम साहब, दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी। लेकिन यहाँ पे वाइस चेयरमैन की बात की जा रही है, तो इसके वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, दैट इज़ होम मिनिस्टर। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यह जो सेंट्रल हिंदी कमेटी होती है वो 41 मेंबर कमेटी होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 41 मेंबर कमेटी होती है, दैट इज सेंट्रल हिंदी कमेटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। हु डज द ट्रांसलेशन ऑफ स्टेचुटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी क्वेश्चन जो है तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं एज अ रैपिड रिवीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ लॉ मिनिस्ट्री। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि जितने भी आपके स्टेचुटरी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और ऑर्डर्स हैं, वो सभी दैट मीन्स व्हाट सांविधिक नियम, विनियम और आदेश हैं, उन सब का अनुवाद जो है वह विधि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज विधि मंत्रालय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और अवार्ड या स्कीम के तहत यहाँ पे बात करेंगे। अगर कमलापति त्रिपाठी राजभाषा गोल्ड मेडल इज फॉर विच लेवल ऑफ ऑफिसर। तो कमलापति त्रिपाठी राजभाषा गोल्ड मेडल जो है बेसिकली यह जीएम एंड ऑफिसर्स अबव के लिए होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमलापति त्रिपाठी गोल्ड मेडल जीएम और उसके ऊपर के जितने ऑफिसर्स हैं उनके लिए इन्हें दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेल मंत्री राजभाषा मेडल जो होता है वह सीजी ऑफिसर के लिए होता है। रेल मंत्री सिल्वर मेडल जो होता है वह एचओडी के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइस मनी ऑफ रेलवे मिनिस्टर राजभाषा सिल्वर मेडल। तो रेलवे मिनिस्टर राजभाषा सिल्वर मेडल जो होता है बेसिकली वह एचओडी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए होता है। और इसके तहत जो है तो आपको, क्योंकि ये सिल्वर है तो आप जाहिर सी बात है कि इसमें सिल्वर मेडल ही दिया जाएगा। ठीक है, और सिल्वर मेडल के साथ में 8,000 रुपीज़ इन कैश एंड साइटेशन दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर मेडल प्लस 8,000 रुपीज़ इन कैश एंड साइटेशन। और ये जो सिल्वर मेडल होता है वह एचओडी रैंक के ऑफिसर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है, के अधीन कार्य करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज जून 1975। जून 1975 के अंदर जो है तो जून 1975 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज DOL को फॉर्म किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। विच इज़ द ओनली इंडियन स्टेट विथ इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्शन दिया है गोवा, पुदुचेरी, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ नागालैंड। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ नागालैंड। इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश में लिखा है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, ठीक है, जहाँ पे मेघ ही मेघ रहते हैं, बादल रहते हैं, वहाँ के लोग फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया। नागालैंड को भी आप याद रखें, नागालैंड तो है ही ऑप्शन में। इसके अलावा सिक्किम हो गया। ठीक है, तो सिक्किम को भी आप याद रखें, सिक्किम। ठीक है, मिज़ोरम में भी कहीं कहीं पे जो है तो इंग्लिश, मिज़ोरम ने भी इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया है। तो ये टोटल 4-5 स्टेट हैं जिन्होंने, मिज़ोरम भी ऑप्शन में आ सकता है आपको अगर तो। मिज़ोरम हो गया, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, इन्होंने जो है तो इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ट्रीट किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ द राइट टू अडॉप्ट लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो who has the right to adopt a language as the official language? So both houses of parliament, state legislature, president, prime minister। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट जो है तो अंडर आर्टिकल 120, ये याद रखिए, अंडर आर्टिकल 120 पार्लियामेंट में उपयोग होने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान दिया गया है। वह किसमें दिया गया है, अंडर आर्टिकल 120। और अंडर आर्टिकल 120 होता है वह पार्ट 5 के अंदर आता है। ठीक है, हमारा जो संविधान है इसमें टोटल 22 पार्ट हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो 22 पार्ट में जो पार्ट नंबर 5 है उसके अंदर आर्टिकल 120 है जो कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बात करता है। ठीक है, और वहीं राज्य का जो विधानमंडल है दैट इज लेजिस्लेचर, वह उसके लिए जो आर्टिकल है वह 210 है। ठीक है, तो जितना भी आपका लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, ओवरऑल बिजनेस,
इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट हिंदी और इंग्लिश के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट हिंदी और इंग्लिश, ये बोलता है आर्टिकल 210। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल इज नॉट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज जो है तो 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है? उर्दू, कोंकणी, संथाली, राजस्थानी। तो राजस्थानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज लोकेटेड एट मैसूरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूरू। ठीक है, लखनऊ, हैदराबाद, मैसूरू, पटना बाई ऑप्शन अगर चाहें तो आप कभी भी मैसूरू टिक नहीं करेंगे, लेकिन आप याद रखिए इसका आंसर क्या है? मैसूरू है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? तो ये तो हमने देख लिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का जो चेयरमैन है वो है बेसिकली कौन है? बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर कमीशन जो 7 जून 1955 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे तो 7 जून 1955 को कॉन्स्टिट्यूट किया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है तो 31 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति को दे दी थी। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें अगर, तो जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी उन रिकमेंडेशंस को फॉलो अप करने के लिए, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 1957 बनाया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा प्लीज़। कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉर्म किया गया, जो बीजी खेर कमीशन द्वारा रिकमेंडेशंस दी है, ठीक है, उनको अमल में लाने के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इसको 1957 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। दैट मीन्स अगर बात करें तो सितंबर 1957, मोर एक्यूरेटली अगर बात करें तो सितंबर 1957 के अंदर कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इसका जो पहला मीटिंग हुआ वह 16 नवंबर 1957 को हुआ। ठीक है, और इस मीटिंग, ये जो कमेटी थी, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको चेयर किया था उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे, दैट इज जीबी पंत। वेरी इंपॉर्टेंट, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसको चेयर किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1957, सितंबर 1957 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, और इसके लिए जो संबंधित आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 344 क्लॉज 4। 344 क्लॉज 4 भी आप याद रखिएगा यहाँ पे। 344 क्लॉज 4 के तहत जो है तो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है। और अगर हम बात करें कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के सेक्शन 4 के अंदर जो है तो इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। व्हेन इज द नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल हिंदी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो नेशनल हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 14 सितंबर। तो इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज 14 सितंबर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। विच अवार्ड इज गिवन बाय रेलवे बोर्ड फॉर पोएट्री राइटिंग इन हिंदी? तो पोएट्री राइटिंग के लिए कौन सी अवार्ड दिया जाता है? तो वेरी सिंपल है, दैट इज मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड। मैंने आपको बता दिया है ना। ठीक है, इसमें 20,000, 10,000 एंड 7,000 रुपीज़ का साइटेशन दिया जाता है। ठीक है, और इसी के सिमिलर पैरेलल में एक अवार्ड है, दैट इज प्रेमचंद अवार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल इन विच रीजन ऑफ द लिंग्विस्टिक एरिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो का रीजन, खा रीजन, गा रीजन और खा रीजन। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वह बेसिकली का रीजन के अंदर आता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के अंदर जो है तो 3 रीजन्स को डिफाइन किया गया है, और इसके लिए बेसिकली इसको डिफाइन कौन से रूल के अंदर किया गया है, तो ये भी आप याद रखिए यहाँ पे। रूल नंबर 2 क्लॉज एफ
रूल नंबर 2 क्लॉज जी एंड रूल नंबर 2 क्लॉज एच। ये 3 क्लॉज हैं यहाँ पे। तो एफ के अंदर जो है तो ए रीजन को बताया है, जी के अंदर जो है तो ए रीजन मतलब का रीजन, और खा रीजन को जो है तो मेंशन किया गया है, और 2H के अंदर जो है तो गा रीजन को मेंशन किया गया है। ठीक है, ये का रीजन हो गया। का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र को रूल नंबर 2F, 2G और 2H के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो का क्षेत्र के अंदर अगर बात करें अगर, तो इसके अंदर टोटल 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो मैं अब स्टेट्स पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूनियन टेरिटरी पर की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज जो फॉल होती हैं, दैट इज दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो का क्षेत्र के अंदर दिल्ली आता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 2 यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वह का क्षेत्र के अंदर आती हैं। और खा क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो मैं स्टेट्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही स्टेट्स हैं, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ भी 2 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। वन इज अ चंडीगढ़ एंड अनदर इज अ दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, क्योंकि पहले दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन इसे जो है अभी मर्ज कर दिया गया और ये सिंगल यूनियन टेरिटरीज हो गई है। तो चंडीगढ़ प्लस दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसमें 2 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी। और रीजन सी जो है तो वह क्षेत्र जो का और खा क्षेत्र का भाग नहीं है, तो वह गा क्षेत्र के अंदर आएगा। तो इसको भी आप याद रखिए यहाँ पे। तो इसका का क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। According to Rule 11 of the Official Language Rule 1976, manual course procedure related literature stationery should be in which language? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 के अंदर टोटल 12 रूल हैं। ठीक है, जिसमें रूल नंबर 11 की बात करें तो मैनुअल कोड्स एंड अदर प्रोसीजर जितने भी लिटरेचर हैं, आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी हैं, ठीक है, वह सब कैसे होना चाहिए? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द टारगेट ऑफ द ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस इन द हिंदी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड इन का रीजन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड इन का रीजन? वेरी सिंपल, दैट इज का रीजन से अगर यहाँ पे संवाद हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, तो इस केस में जितने भी रिप्लाईज होंगे वह किसके अंतर्गत होंगे? वह 100% होंगे। सो टारगेट जो होगा इसका 100% होगा। तो ये भी आप याद रखिए यहाँ पे कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल का जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 5 की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके अंदर यह बोला जाता है कि हिंदी पत्रों के उत्तर जो होते हैं वो अनिवार्य रूप से हिंदी में आपको देने हैं। तो जितने भी पत्र आपके पत्राचार हिंदी में होगा उसका उत्तर हमेशा हिंदी में दिया जाएगा। ठीक है, तो रिप्लाईज टू कम्युनिकेशन रिसीव्ड इन हिंदी। ठीक है, तो जितना भी रिप्लाई होगा आपका, अगर वह हिंदी में अगर कोई पत्राचार आ रहा है तो उसका जो वो रिप्लाई होगा हिंदी का हिंदी में ही होगा। ठीक है, और इसके लिए टारगेट जो होगा वो 100% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ऑफ द यूनियन? तो वेरी सिंपल है, दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट, आप सभी को पता है। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट की बात करें तो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, मराठी भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ एनी ऑफिस? तो क्या आपको बता दिया मैंने, टॉलिक की जो है तो साल में 2 बार होती है, और ऑलिक की अगर बात करें तो वंस इन अ 3 मंथ, मतलब क्वार्टरली होती है। कैसे होती है? क्वार्टरली, क्वार्टरली होती है, और टॉलिक जो है हाफ ईयरली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? तो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट किया जा चुका है बार बार, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ये आता भी है, कई बार आता है एग्जाम में। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं दैट इज सेंट्रल हिंदी कमेटी के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन जो होते हैं इसके होम मिनिस्टर होते हैं। 41 मेंबर कमेटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ एन एम्प्लॉय हैज पास मैट्रिकुलेशन और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और हायर एग्जामिनेशन विद हिंदी मीडियम, देन व्हाट विल बी द कंसीडर्ड ऑफ हिंदी इज हिंदी नॉलेज? तो उसका जो हिंदी नॉलेज होगा वह किस लेवल का कंसीडर किया जाएगा, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे
कि जो बेसिकली हिंदी टीचिंग स्कीम्स हैं, तो 3 हिंदी टीचिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं हिंदी के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इसका सिस्टम, कोर्स का जो सिस्टम है वह बेसिकली इट में भी रेगुलर हो सकता है, इंटेंसिव हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, करस्पॉन्डेंस हो सकता है, किसी भी तरह का कोर्स आप ऑप्ट करके जो है तो हिंदी टीचिंग स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इसके सेशन की बात करें तो अगर कोई रेगुलर कोर्स ऑप्ट करता है तो इसके इसमें जनवरी और जुलाई में इसके सेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक पास करा हुआ है या उससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास करा हुआ है तो उसको जो प्रज्ञा लेवल का समझा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट हिंदी शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे दैट इट कैन बिकम अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द इंडियाज कंपोजिट कल्चर। तो वेरी वेरी सिंपल, दैट इज आर्टिकल 351। इसके अलावा आर्टिकल भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, जो है ये सभी आउट ऑफ रेंज हैं, क्योंकि 343 टू 351 तक का ही रेंज है हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी जो है तो आउट ऑफ रेंज हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते। सो आर्टिकल मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी हमने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। एज पर रूल 8 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी कैन सीक इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। He needs English translation if the document is legal or technical in nature, if the document is from GA region, if the document is not more than 2 pages longer, ठीक है। तो रूल 8 हो गया आपका। रूल 8 के अंदर अगर बात करें यहाँ पे तो a central government employee having working knowledge of Hindi can seek English translation of a document if he need English translation। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू रूल 12 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 whose responsibility is to ensure compliance of the official language act and rules in the central government offices। तो रूल नंबर 12 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस, अनुपालन का उत्तरदायित्व, ठीक है। तो इसके तहत अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑफिस होता है वह बेसिकली इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी के अधीन होता है कि वहाँ पे जो है तो जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उसको कंप्लाई किया जाए, ठीक है, उसका यूज़। सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। इन हाउ मेनी रीजन्स हैज़ अवर कंट्री बीन डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ राजभाषा। दैट इज 3 रीजन, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। इसके बारे में अभी बात कर ली मैंने। दैट इज 2F से स्टार्ट होगा, 2F का क्षेत्र, 2G खा क्षेत्र और 2H गा क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्टेट दैट कम्स अंडर रीजन बी। तो ये भी आपको बता दिया मैंने, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है। ये 3 स्टेट हैं, दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। ये तीनों स्टेट जो हैं वह रीजन बी के अंदर आते हैं या रीजन खा के अंदर आते हैं। तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 10th जनवरी। 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 ऑफ 3 की बात करें अगर तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सेक्शन 3 कम्स इनटू फोर्स, तो इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज आया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन 3 ऑफ 3 की बात करें अगर तो यह 26 जनवरी 1965, ठीक है, 26 जनवरी 1965, ठीक है। तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सेक्शन 3 कम्स इनटू फोर्स देन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 26 जनवरी 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सेक्शन 3 ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सेक्शन 4 आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ सेक्शन 4 के बारे में।
तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का जो सेक्शन 4 है वह किसे डील करता है, दैट इज़ कॉमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। सो द फॉर्मेशन और द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करता है, दैट इज़, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज जिसके अंदर टोटल 30 मेंबर की कमेटी होगी, और 30 मेंबर में जो टोटल 20 मेंबर होंगे वह लोकसभा से आएंगे, और 10 मेंबर जो होंगे वह राज्यसभा से रहेंगे, ठीक है। ये भी आप याद रखिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह 2 बार फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो एक बार तो मैंने आपको भी बताया कि उसके जो प्रेजेंट जो चेयरमैन थे वह जीवी पंत साहब थे, ठीक है। और एक बार क्या, जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल जब फॉर्म हुए तो उस टाइम पे भी जो है, तो उससे पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये याद रखिए आप, इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इन द ईयर जनवरी 1976 के अंदर। जनवरी 1976 के अंदर जो है, तो संसदीय समिति है इसका पुनर्गठन किया गया था। और इसने अगर बात करें तो इसने जो कार्य करना स्टार्ट करा वह मार्च 1976, 4 मार्च 1976 से इसने अपनी वर्किंग और कंडक्ट को अडॉप्ट किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इस टाइम पे जो चेयरमैन थे इसके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइम पे जो इसके चेयरमैन थे, तो उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, पर्सनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दैट इज़ ओम मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ओम मेहता साहब, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जीबी पंत थे, आपको याद होगा, दैट इज़ जब 1957 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो उस टाइम पे जो है, तो कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरमैन थे वह कौन थे, जीबी पंत साहब। लेकिन जब इसका पुनर्गठन हुआ इन जनवरी 1976, ठीक है, तो इस टाइम पे जो चेयरमैन थे वह तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ओम मेहता थे, जो कि यह जो टेन्योर था बेसिकली वह इंदिरा गांधी का टेन्योर था। तो ये इसके बारे में भी आप याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ओम मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 36 की बात करेंगे, आर्टिकल 343 टू 351 रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, यह पार्ट 17, पार्ट 17, पार्ट 18 तो इमरजेंसी है जो इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था, आपको याद होगा। पार्ट 17 जो है यह डील करता है, दैट इज 343 टू 351 रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन 1967 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन पावर टू मेक रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको मैंने सेशन के स्टार्टिंग में ही सेक्शन 8 के बारे में बताया कि सेक्शन 8 जो है बेसिकली 1967 का, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू मेक रूल्स, और इसी का यूज़ करके गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 बनाए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 8 बात करें, पावर टू मेक रूल्स, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कैन मेक रूल्स। और इसके लिए जो अगर बात करें तो इसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के लिए जो भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में 17 जुलाई 1976 को प्रकाशित किया और रूल बनाए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, तो डैश डैश ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इंस्पेक्ट्स द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सब कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं, दैट इज 30 मेंबर होते हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। 40 की बात करेंगे, विच फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन डेट शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अंडर विच रूल द वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी फॉर द एम्प्लॉय इज डिफाइंड। तो किस रूल के तहत जो है तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी को डिफाइन किया गया है, इसके बारे में बात की जा रही है। रूल नंबर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 की बात करें अगर, तो इसके अंदर रूल 8, रूल 9, रूल 10 और नन ऑफ द एबव। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी की बात करें अगर, तो रूल 10 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 का, वह वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी को बताता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज रूल नंबर 10 क्लॉज 4। 10 क्लॉज 4 के अंदर बात करें तो 80% कर्मचारी, जिस किसी भी कार्यालय के 80% कर्मचारी
उनको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी अगर आ गया तो इस केस में उस ऑफिस को राजपत्र के अंदर अधिसूचित कर दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10 क्लास 4। ठीक है, जिस भी कार्यालय के 80% कर्मचारी जो हैं उनको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आ गया या हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो गया है, तो इस केस में उस ऑफिस को राजपत्र, भारत का जो राजपत्र है उसके तहत अधिसूचित कर दिया जाता है। ठीक है, रूल 8 की बात करें तो रूल 8 नथिंग बताया, नोटिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। रूल 9 की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी हिंदी को बताता है रूल 9। ठीक है, जैसा कि वही है, मैट्रिक पास है या कोई हायर एग्जामिनेशन जो है तो विथ हिंदी मीडियम पास किया हुआ है, या हिंदी को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री एग्जामिनेशन में लिया हुआ है, या खुद डिक्लेयर कर दे कि हाँ भाई मेरे को बन गया है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्सेप्ट हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14 सितंबर 1949, जिसकी वजह से नेशनल लैंग्वेज डे मनाते हैं अपन। ओके, 43rd की बात करेंगे, हाउ मेनी सब कमिटीज आर देयर इन द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देयर आर 3 सब कमिटीज। ठीक है, कमिटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली है, तो इसका पर्पज रहता है क्या, टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी इन द ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो कितना प्रोग्रेस हो रहा है हिंदी, मतलब हमारे जो ऑफिसेस हैं उसके अंदर हिंदी का कितना यूज़ किया जा रहा है, कितना प्रोग्रेस है, कितना प्रगति है, उन सबको रिव्यू करने के लिए बेसिकली ये सब कमिटीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 सब कमिटीज़ होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे, हाउ मेनी ईयर्स और मंथ इन द टेन्योर ऑफ द चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर। तो चीफ लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर का टेन्योर, जैसे मुख्य राजभाषा अधिकारी का जो टेन्योर होता है वह 1 साल का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 की बात करेंगे, इन विच ऑर्डर द नेम बोर्ड, डेजिग्नेशन बोर्ड एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड इन अ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज होगा, फिर हिंदी लैंग्वेज होगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क कैन बी डायरेक्टेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस इंडिविजुअली टू ऑफिसर्स प्रोफिशिएंट इन हिंदी टू डू देयर वर्क इन हिंदी। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रोफिशिएंसी इन हिंदी की, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क कैन बी डायरेक्टेड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस इंडिविजुअली टू ऑफिसर्स प्रोफिशिएंट इन हिंदी टू डू देयर वर्क इन हिंदी। तो दैट इज 100%। 47 की बात करेंगे, विच एक्ट वॉज पास्ड टू लीगलाइज द एश्योरेंस गिवन टू द रेसिडेंट्स ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। ठीक है, विच एक्ट वॉज passed to legalize the assurance given to the residents of non-Hindi speaking areas। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एक्ट ऑफ 1967। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हिंदी कोर्सेज। रेगुलर, इंटेंसिव, कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर मैंने आपको भी बताया इसके बारे में कि रेगुलर, इंटेंसिव, कॉरेस्पॉन्डेंस, प्राइवेट भी होता है। ठीक है, सो सॉरी, तो प्राइवेट ऑल्सो। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन जो है तो इसके करेक्ट हैं, रेगुलर, इंटेंसिव, करेस्पॉन्डेंस, प्राइवेट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर मेंशन इन चैप्टर 2 रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देयर आर 3 चैप्टर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, अंडर द हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द अवार्ड फिक्स्ड फॉर ऑफिसर्स ऑफ सी रीजन। तो 4000, 1000, 2000, 5000, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 5000। ठीक है, तो हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम के अंदर जो है तो बेसिकली दो ऑफिसर्स तक लिमिट है इसका। ठीक है, 2 ऑफिसर्स को, और प्रत्येक को जो है तो 5,000 रुपये एज हिंदी डिक्टेशन अवार्ड स्कीम के तहत इसको कैश प्राइज मिलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस जो है तो हमने इस वीडियो में कवर करे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ और चीज़ें हैं या फैक्ट्स हैं जिसको हम किसी और वीडियोस में जो है तो इसी तरह के MCQs को ला के कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.
थैंक यू फ्रेंड्स।